हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ईवीएस को मैं कंप्लीट पढ़ा भी चुकी हूं। क्लास 4th और 5th के नोट्स बनाकर मैंने पढ़ा दिया है और क्लास 3rd की समरी पढ़ा दी है। अब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये प्रैक्टिस का चौथा वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में मैं 15 प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड और 15 पेडागोजी के ले रही हूँ। तो ये चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी युग्म सही है? पहला विकल्प है गुलाब वृक्ष, दूसरा है करेला बेल, तीसरा है गुलाब जड़ी बूटी और चौथा लिखा है करेला झाड़ी। तो इसमें जो सही है वह बताना है। तो गुलाब वृक्ष नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि गुलाब जो है झाड़ी है। ये आप याद रखिएगा, गुलाब का जो पौधा होता है वह झाड़ी होता है और करेला जो होता है बेल होता है। तो ये विकल्प सही है। गुलाब जड़ी बूटी भी नहीं है और करेला झाड़ी नहीं है, तो ये तीनों हो जाते हैं गलत। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? पहला विकल्प है भालू, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है बिल्ली और चौथा है बकरी। तो गाय भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी पूछा गया है। तो इसमें तो गाय भैंस और भेड़ का निकटतम संबंधी पूछा गया है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बकरी। ये जो चारों हैं ये जुगाली करने वाले पशु हैं, आप लोग जानते हैं, और इनके पेट में 4 कक्ष होते हैं, यानी इनका जो पेट है 4 कक्षों वाला होता है और ये जुगाली करते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? पहला विकल्प है वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, दूसरा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, तीसरा है वे अपने आवासों में अलग अलग से अकेले रहते हैं और चौथा है वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। तो साइबेरियन सारस की जो विशेषता नहीं है वह पूछी गई है। तो वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, ये सही है, क्योंकि ये जो साइबेरियन सारस हैं ये भारत और चीन तक लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाने जाते हैं। दूसरा लिखा है वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, तो ये भी सही है, क्योंकि गर्मियों के दौरान साइबेरिया की आर्द्र भूमि में ये प्रजनन करते हैं। तो गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, ये भी सही है। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये अलग से अकेले नहीं रहते। साइबेरियन जो सारस होते हैं ये झुंड में रहने के लिए जाने जाते हैं और ये सामाजिक पक्षी है, तो ये समूह में रहता है। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है कि विशेषता नहीं है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ये गंभीर रूप से खतरे में है, यानी दुर्लभ पक्षियों में से एक है, तो ये भी सही है। ए बी डी सही, तीनों सही हैं। सी विकल्प गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये साइबेरियन सारस की विशेषता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। पहला विकल्प लिखा है बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, दूसरा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना, तीसरा विकल्प है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, डी है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना और चौथा है जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना।
तो जिस लेसन में मैंने आपको बचेंद्री पाल के बारे में बताया था, उस लेसन में मैंने आपको ग्रुप लीडर के बारे में बताया था। जो जिम्मेदारियां होती हैं वो मैंने आपको पढ़ाई हैं। तो इसमें वही जो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हैं वही चुननी है। तो पहला जो लिखा हुआ है कि बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, ये सही है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलने के लिए कहना। दूसरा लिखा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना, ये गलत है। क्योंकि यदि आप सबसे आगे रहेंगे तो जो सदस्य पीछे हैं यदि उनको कुछ समस्या हो जाएगी तो आप कैसे पता कर पाएंगे, क्योंकि आप तो आगे चलेंगे। तो ये गलत है, आपको आगे नहीं चलना है यदि आप ग्रुप लीडर हैं। तीसरा लिखा है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, ये सही है। डी में लिखा है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना, ये गलत है। यदि वो रुक जाएंगे तो वो पीछे रह जाएंगे अपने समूह में, तो उन्हें रुकने के लिए नहीं कहना है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्हें फिर से साथ लेकर ही चलना है। तो ये गलत हो गया। जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, ये सही है। तो ए सही है, सी सही है, ई सही है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें जो ग्रुप लीडर होता है, पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर की बात हो रही है, तो उसे ग्रुप से पीछे चलना होता है। यानी ग्रुप आगे रहेगा, जो उसके समूह के लोग हैं वो आगे रहेंगे ग्रुप उसका, और जो ग्रुप लीडर है वह पीछे रहेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए बी गलत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती हैं। दूसरा विकल्प है गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती हैं। तीसरा विकल्प है गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि पुडुचेरी अरब सागर का तटवर्ती है। और चौथा है पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है जबकि गोवा अरब सागर का तटवर्ती है। तो इसमें जो सही है वह चुनना है। तो चलिए देख लेते हैं। गोवा जो है अरब सागर के तट पर स्थित है, लेकिन पुडुचेरी नहीं है अरब सागर के तट पर। तो पहला विकल्प गलत हो जाता है। गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो गोवा तो अरब सागर के तट पर है और पुडुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर है, लेकिन इसमें लिखा है दोनों, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा लिखा है गोवा बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है, तो गोवा बंगाल की खाड़ी का नहीं है, अरब सागर का है। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत है। डी विकल्प सही लिखा है, पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती है और गोवा अरब सागर का तटवर्ती है, ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं? पहला विकल्प है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम। और चौथा है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो असम जो है भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये बात आपको याद रखनी है। पहला जो तेल का कुआं था वो असम में ही खोजा गया था, असम के डिगबोई शहर में। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया था, तो आपको याद रखना है असम के डिगबोई शहर में। अब इसमें बताना है कि भारत के राज्यों के किस समूह में तेल क्षेत्र हैं। तो जो पहला विकल्प लिखा हुआ है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। पहला विकल्प है बछेंद्री पाल, दूसरा है अफसाना मंसूरी, तीसरा विकल्प है सुनीता विलियम्स और चौथा है करडम मल्लेश्वरी।
तो जिसने भी ईवीएस की सभी वीडियो देखी हैं उसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ना ही प्रैक्टिस में गलत होगा जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और ना ही वो पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत करेगा, क्योंकि मैंने वो सब कुछ पढ़ा दिया है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए मैंने नोट्स बनाकर पढ़ाया, और नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। तो चलिए इसमें बताइए कौन सा प्रश्न जो है, कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो लिखा है ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है, ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। तो पहले लिखा है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो है 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल है। अफसाना मंसूरी ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। तो ये आपको याद रखना है। और सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, ये आपको याद रखना है। पहली महिला कल्पना चावला है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ब्रोंज यानी कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले ब्रोंज का उपयोग करते रहे हैं। ब्रोंज का रंग चमकीला पीला होता है। तीसरा लिखा है ब्रोंज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। और चौथा है ब्रोंज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो कांसे के विषय में आपको सत्य कथन चुनने हैं। तो कांसा जो है आदिवासी लोग हजारों साल पहले से उपयोग कर रहे हैं, ये सही है। कांसा का रंग चमकीला पीला होता है, ये गलत है क्योंकि ये लाल भूरे रंग का होता है। कांसे को तांबे और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि कांसा जो है कॉपर यानी तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, यानी तांबे और टिन की मिश्र धातु है, तो इसमें सी भी गलत है इसीलिए। और चौथा लिखा हुआ है कांसे को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं, ये सही है। यानी ए और डी सही है, इसमें सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिखा है एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। तीसरा है केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। और चौथा है एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि एक परिवार में केवल रक्त संबंधित व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिना रक्त संबंध के भी व्यक्ति परिवार में रहते हैं और परिवार का ही हिस्सा कहे जाते हैं। बी में लिखा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता, ये भी गलत है क्योंकि जो बच्चे गोद लिए जाते हैं वे परिवार का सदस्य ही कहलाते हैं। सी में लिखा है कि केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, ये भी गलत है। और डी में लिखा है कि एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, ये सही है कि एक आदर्श परिवार की परिभाषा विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। पहला है विस्थापन, दूसरा है ऋतु प्रवास, तीसरा है आप्रवास और चौथा है खाना बदोशी। तो नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन ऋतु प्रवास कहलाता है, बी विकल्प इसमें सही है। हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। तो विस्थापन होता है
विस्थापन का तात्पर्य संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य कारणों से होने वाले जबरन प्रवास से है। आप्रवास क्या है? बेहतर अवसरों या जीवन की गुणवत्ता की तलाश में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आप्रवास कहलाता है। और खानाबदोशी क्या है? तो खानाबदोश वे लोग होते हैं जिनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। वे भोजन और जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रंग स्लेटी, पंजे गुलाबी, गुटुरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, इसका हल है। ये पहेली दी गई है और इसका हल बताना है। पहला विकल्प है फाख्ता, दूसरा है कोयल, तीसरा है कबूतर और चौथा है वसंत गौरी। तो स्लेटी रंग का और गुलाबी पंजे ये किसके होते हैं? कबूतर के होते हैं। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, कबूतर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प लिखा है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। दूसरा है किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तीसरा है छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा है नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। तो मैंने आपको जब लेसन पढ़ाया अनीता की मधुमक्खियां, उसमें मैंने आपको मधुमक्खियों के बारे में बताया था। तो इसमें जो मधुमक्खियों के और उनके छत्तों के विषय में जो कथन सही हैं वह बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है। तो किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, ये बिल्कुल सही है। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ये गलत है क्योंकि नर मधुमक्खियां कुछ ही होती हैं छत्ते में और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। और डी में लिखा है नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं, ये भी गलत है क्योंकि नर मधुमक्खियां कोई भी कार्य नहीं करती हैं। छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियां। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, रानी मधुमक्खी अंडे देती है और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। ये बच्चे पालने का कार्य, फूलों से रस एकत्र करने का कार्य, छत्ते बनाने का कार्य, ये सभी श्रमिक मधुमक्खियां ही करती हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न कई बार मधुमक्खियों से पूछा गया है। मधुमक्खियों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय होता है ये मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि ये जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। और लीची के फूल जो होते हैं ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब इसमें जो सही है वह है ए और बी, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है। पहला विकल्प है 1.2%, दूसरा है 5.2%, तीसरा है 2.7% और चौथा है 3.2%। तो ताजा जल क्या है? ताजा जल वह जल है जो मानव उपभोग और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त है तथा यह पृथ्वी पर एक सीमित संसाधन है। और पृथ्वी पर जो ताजा जल है वह उपलब्ध है 2.7%। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? पहला विकल्प है लौकी, दूसरा है कद्दू, तीसरा है कटहल और चौथा है हाथी चक। तो बीन तुम्बा ये बनाए जाते हैं सूखी लौकी से। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं?
पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम और चौथा है छत्तीसगढ़। अब इस प्रश्न में डाउट था कुछ लोगों को, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिया है। इस प्रश्न में बताना है कि कहाँ के लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। तो झूम खेती जो है ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। लेकिन जो मिजोरम है यहाँ पर बड़े पैमाने पर झूम खेती की जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर मिजोरम होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, असम में भी की जाती है, झारखंड में भी की जाती है, लेकिन कम पैमाने पर की जाती है। मिजोरम में बड़े पैमाने पर झूम खेती की जाती है, तो बी विकल्प इसमें सही है। झूम खेती के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि एक फसल को काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं की जाती। फिर उस जमीन पर जो खरपतवार उगाते हैं, घास उगाती है, उसे काट कर वहीं जला दिया जाता है। तो इसलिए इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। जब उस खरपतवार को जला दिया जाता है तो राख बचती है, उस राख को उसी मिट्टी में मिला दिया जाता है और इसमें जो खेती की जाती है उसमें कोई भी खाद या उर्वरक नहीं डाला जाता है और इसमें हल भी नहीं चलाया जाता है और इसमें एक साथ कई फसलें भी उगा ली जाती हैं झूम खेती में। तो ये सब आपको झूम खेती के बारे में याद रखना है। इसमें बी विकल्प सही है। तो 15 प्रश्न आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो गए। अगले 15 प्रश्न पेडागोजी के हैं, तो चलिए पेडागोजी के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। पहला है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दूसरा है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तीसरा है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है और चौथा है बच्चे की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो जो रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है यानी गलत है वह बताना है। तो पहले रचनात्मक आकलन के बारे में जान लीजिए। तो रचनात्मक आकलन एक पाठ इकाई या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की समझ, अधिगम की जरूरतों और शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। अब इसमें जो गलत है वह है पहला विकल्प कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। ऐसा नहीं होता है, तो इसमें पहला जो है वह गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। दूसरा, तीसरा, चौथा रचनात्मक आकलन के संबंध में सही है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। पहला विकल्प है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। तीसरा है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें और चौथा है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो एक ऑटो चालक है। तो प्रश्न में कहा गया है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो एक छात्र की मां जो ऑटो चालक हैं उन्हें कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये भ्रम रहता है कि ऑटो सिर्फ पुरुष चला सकते हैं, महिलाएं नहीं चला सकती। तो जब वे एक महिला को ऑटो चालक के रूप में देखेंगे तो उनके मन में जो धारणा बनी हुई है उसमें परिवर्तन होगा। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है, चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। पहला विकल्प है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। दूसरा है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा विकल्प है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें और चौथा विकल्प है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें।
तो यदि कोई बच्चा अपना दिया हुआ कच्चा कार्य नहीं कर पा रहा है तो सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि सबसे पहले उसकी कठिनाई का पता लगाएं कि आखिर कहाँ पर वह कठिनाई को महसूस कर रहा है, और उसके बाद क्या करना है, कच्चा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प आप देखेंगे, पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न के उत्तर नहीं हो सकते। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? पहला है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। दूसरा है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तीसरा है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और चौथा है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो ईवीएस में इस प्रकार के गतिविधियां शामिल की जाती हैं, जैसे वाद विवाद है, चर्चा है, इसके अलावा सामूहिक गतिविधियां इसमें शामिल की जाती हैं। अब इसमें पूछा गया है, तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प है वह चौथा विकल्प है कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। पहला विकल्प है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। तीसरा है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। और चौथा है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, इसीलिए मानचित्र कौशल के बारे में पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। पहला विकल्प है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। दूसरा है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तीसरा विकल्प है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। और चौथा विकल्प है, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। यह एक व्यापक क्षेत्र है जो ईवीएस के बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ संबंधित विषयों जैसे कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, गणित आदि का अध्ययन करता है। तो इसमें पूछा गया है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो यह सहायक है पाठ्यक्रम का भार कम करने और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करने में, यानी कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? पहला विकल्प है सहयोग, दूसरा है न्याय के प्रति सरोकार, तीसरा है समानता के प्रति सरोकार और चौथा है अवधारणा मानचित्रण। तो इसमें पूछा गया है कि आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो अवधारणा मानचित्रण चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला लिखा है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की
सराहना करने में मदद करता है और चौथा है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो अलबेरूनी के बारे में बताया गया है, एक अनुच्छेद दिया गया है। तो इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य पूछा गया है। तो यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये गलत है। इसके बाद सी भी सही है और डी भी सही है, यानी ए सी डी इसमें सही है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? पहला है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। दूसरा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। और चौथा है नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो शिक्षिका क्या करना चाहती हैं? 50 से अधिक छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करना चाहती हैं जिसमें, यानी ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। तो उन्हें क्या करना चाहिए? नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो क्षेत्र भ्रमण होता है ये सीखने के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर सुनिश्चित करता है जहां वे वास्तविक परिस्थितियों से जुड़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा यही विकल्प है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? पहला है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरा है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तीसरा है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। और चौथा है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो शिक्षिका जो है अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं क्योंकि ये जो हैं संसाधन जो हैं ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक दुनिया से जुड़ने में ये मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पहला है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा है ध्यान खींचने के लिए। तीसरा है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। तो प्रश्न पूछने की रणनीति का उपयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्योंकि ये कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला विकल्प है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा है पर्यावरण प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। और चौथा है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है वह पूछा गया है। तो इसमें पहला उद्देश्य है जो पहला विकल्प लिखा हुआ है
के विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन जो चौथा लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। संख्यात्मक कौशलों का सटीक विकास करना ये एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के और क्या उद्देश्य हैं वो भी समझ लीजिए। पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना और बच्चों को उनके आसपास के क्षेत्रों का पता लगाने और उनसे जुड़ने में मदद करने के लिए कहना, बच्चों को समावेशी तरीके से पर्यावरण के मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाने के लिए और एक ठोस सीखने का अनुभव प्रदान करके बच्चों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना। तो ये सब उद्देश्य हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। पहला विकल्प है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। और चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ईवीएस एक बहुआयामी विषय है जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल करता है। तो इसमें क्या है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत किया गया है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। दूसरा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। तीसरा है 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और चौथा है 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में जो सही है वह बताना है। तो कक्षा 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और कक्षा 3 से पर्यावरण अध्ययन की एक अलग से किताब चलती है, आप सभी लोगों को पता है, 3 से लेकर 5 तक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पहला विकल्प है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो याद करने वाला पहले ही काट दीजिए। शिक्षक केंद्रित अब शिक्षा नहीं है, शिक्षा बाल केंद्रित है। तो इसमें जो तीसरा विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो 30 प्रश्न मैंने लिए, 15 आपके एनसीईआरटी बेस्ड थे और 15 पेडागोजी के थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।